जय श्री हरि। तो आज एक नवीन कुंडली लेके आपके सम्मुख उपस्थित हैं। 12/11/2024 को इंद्रप्रस्थ दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। प्रातःकाल 8:34 को। मकर लग्न की इनकी कुंडली है और राशि भी मकर है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो लग्न का स्वामी शनि द्वितीय भाव में चला गया है। शनि द्वितीय भाव में गया, अपने से अगले भाव में गया, अर्थात वृद्धि कारक है। लग्न के लिए वृद्धि कारक है, अपने लिए वृद्धि कारक है, अपने शरीर के लिए वृद्धि कारक है, मोटापा देने वाला है, तंदुरुस्ती देने वाला है, धनदायक है। अपने से द्वितीय में गया है तो स्वयं को लाभ होगा। धन के भाव में गया है तो भी धन कारक है कि अपने से द्वितीय भाव में वो भी धन कारक, अर्थात धन की प्राप्ति इनके जीवन में रहेगी। अगला भाव परिवार का भाव भी कहलाता है, अर्थात अपने भाव का स्वामी परिवार के भाव में गया है तो परिवार में शुभ संकेत हैं। इनके परिवार में अच्छा योगदान रहेगा इनका। और प्रथम भाव में चंद्रमा विद्यमान होने से चंद्रमा यद्यपि गौर वर्ण देते हैं, शनि काला वर्ण देते हैं, किंतु चंद्रमा का प्रभाव यहाँ कम पड़ा क्योंकि 5 ही डिग्री पर है। यद्यपि राशि तो इनकी मकर है ही, किंतु 5 ही डिग्री पर होने से प्रथम नक्षत्र चंद्रमा के प्रथम चरण में नक्षत्र के प्रथम नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से इनकी जो डिग्री है द्वितीय संभवतः, तो इनकी जो डिग्री है तो 5 डिग्री हो गई। लग्न पर किसी की भी दृष्टि नहीं है, न शुभ दृष्टि है न क्रूर दृष्टि है। चंद्रमा स्वयं अपने आप में शुभ है, लग्न में विराजमान है, ना नीच के हैं ना ऊंच के हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। शीतलता इनके अंदर है। क्रोध कारक ये पुत्र नहीं है, क्रोध करने वाले, क्योंकि चंद्रमा इनके पास विराजमान है जो शीतलता प्रदान करते हैं। अब द्वितीय भाव का स्वामी शनि स्वयं द्वितीय भाव में ही जाके विराजमान हो गया और विचित्र बात की शनि पर किसी की दृष्टि भी नहीं है, न शुभ दृष्टि है न अशुभ दृष्टि है। तो शनि के द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण, द्वितीय भाव में ही विराजमान होने के कारण धनदायक शनि यहाँ पर हो गए, परिवार के लिए भी वृद्धि कारक हो गए। तो बहुत अच्छे संकेत यहाँ पारिवारिक संपत्ति के मामले में और स्वयं धन के मामले में और परिवार के आपसी सहयोग, संबंध, व्यवहार आदि के विषय में भी अच्छे योग यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तृतीय भाव के स्वामी गुरु जाकर के अगले चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए। तो तृतीय भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान होने से यद्यपि सुख कारक तो हैं, किंतु माता के लिए, माता के प्रति शत्रु कारक हो सकते हैं, ऐसा कुछ एक शास्त्रों का मत है, संभवतः मानसागरी और पाराशर संहिता। तो माता के लिए थोड़ा शत्रु कारक है। शत्रु कारक कोई ऐसा नहीं कि जानलेवा शत्रु कारक, शत्रु कारक अर्थात थोड़ा मनमुटाव रहेगा, वो तो सामान्य बातें हैं। राहु तृतीय भाव में होने से राहु यहाँ पर इन्हें पराक्रम देते हैं, तो परिश्रम करके भी अपना धन कमाएंगे। पारिवारिक संपत्ति भी इनकी है, परिवार से भी मेल इनका अच्छा है। लग्न का स्वामी भी द्वितीय भाव में है, धन कारक है, तो धन के मामले में यहाँ तक तो बहुत अच्छे योग हैं, बल्कि कहें तो अधिकतर योग तो धन के मामले में ही यहाँ पर आ रहे हैं। चतुर्थ ग्रह का स्वामी मंगल। अच्छा, यहाँ एक बार और, क्योंकि गुरु यहाँ पर चतुर्थ स्थान में माता के स्थान में है, तो गुरु माता के स्थान में अशुभ नहीं होंगे, शुभ ही करेंगे। चतुर्थ स्थान का स्वामी मंगल जाकर के व्यय स्थान में विराजमान हो गया, तो इस कारण यहाँ माता को हानि की संभावना है, माता से संबंधों की हानि। पिता भी वहीं विराजमान है और पिता को भी आयु का ह्रास ऐसे में होता है जब चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में विराजमान होता है।
और क्योंकि सूर्य पिता के द्योतक भी हैं, वो भी 12वें भाव में विराजमान है, तो आयु का, पिता की आयु का ह्रास होता है ऐसे में। और यहाँ पर पंचम आयु का, स्वयं की आयु का भी ह्रास होता है। स्वयं के आयु के स्वामी भी सूर्य जाकर के व्यय स्थान में विराजमान हो गए हैं, और पिता के स्वामी भी व्यय स्थान में विराजमान हो गए हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है, गुरु की राशि में विराजमान है, तो अपेक्षाकृत कम कष्टकारक यह योग है। मंगल के साथ साथ सूर्य बुध का प्रभाव भी मंगल पर पड़ेगा। सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं। इस कारण माता का स्वामी मंगल जो गर्म ग्रह है, सूर्य के साथ विराजमान है, तो माता से गर्मा गर्मी की संभावना तो निश्चित रूप से बन रही है। ऐसा नहीं है कि आजीवन बनती रहेगी। सूर्य की दशा है, अभी चल रही है 2025 तक, इसमें बनेगी। सूर्य मंगल जब जब दशा अंतर दशा में आएंगे उस समय बनेगी। 2035 से लेकर 2042 तक बहुत संभावना ऐसी बनेंगी, अर्थात आज से 10 से 20 वर्ष के उपरांत, जब बालक 10 से 20 वर्ष के बीच का होगा। पंचम भाव देखिए, पंचम भाव का स्वामी शुक्र जाकर के लाभ भाव में, एकादश भाव में हो गया विराजमान। रुकना पड़ा इस कुंडली के लिए मुझे, इसलिए थोड़ा भी इस भाव के लिए इसलिए रुकना पड़ा। आजकल की कुंडलियों में अधिकतर हम देख रहे हैं कि सबका पंचम भाव खराब। कैसे खराब? सब पर मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि, अथवा वो जाके किसी अशुभ भाव में विराजमान। बहुत समय के उपरांत प्रथम ऐसी कुंडली देखने को मिली है कि जिनके पुत्र भाव का स्वामी एक तो लाभ भाव में विराजमान है, ऊपर से शुक्र है वो पुत्र ग्रह का स्वामी, और वह भी नीच किसी ऐसे स्थान में विराजमान नहीं है। तो इस कारण से पुत्र संतान की प्राप्ति इन्हें सरलता पूर्वक होगी, जिसमें कि शुक्र स्वयं अपने भाव को देख रहे हैं, तो संतान की प्राप्ति इन्हें निश्चित पूर्वक होगी, और अच्छी खासी संतान इन्हें हो सकती है। अच्छे योग हैं संतान के, और संतान स्वयं भी इनकी अच्छी रहेगी, विलासितापूर्ण संतान रहेगी, विद्वत्ता भी रहेगी। छठे भाव का स्वामी बुध जाकर के 12वें भाव में विराजमान होने से, यद्यपि ऐसा कहा गया है एक शास्त्र में कि ये रोगी रहेंगे, ये रोग देता है ऐसा योग कि 8वें भाव का स्वामी द्वादश भाव में विराजमान। लेकिन हमने पूर्व के चलचित्रों में भी बताया है कि उसका नाश होगा रोग का। अब स्वाभाविक है कि रोग होगा तभी नाश होगा ना, तो इसलिए सूर्य और मंगल नाश कब होता है रोग का? कि जब क्रूर ग्रह उस भाव को देख रहे हो। किस भाव को? षष्ठ भाव को, शत्रु के भाव को क्रूर ग्रह देख करके उसका ह्रास करेंगे, शत्रु का अथवा रोग का अथवा ऋण का। तो सूर्य और मंगल दोनों ही बैठे हुए यहाँ रोग ऋण रिपु का नाश कर रहे हैं, और मंगल तो हैं भी ऋण के कारक, तो ऋण का ही नाश यहाँ पर कर रहे हैं। और सूर्य हैं शत्रुओं को तपाने वाले, तो शत्रु का नाश यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें निश्चिंत रहें। सप्तम भाव का स्वामी जाकर के लग्न भाव में विराजमान हो जाने से, ऐसा भी कहा गया है शास्त्र में, कहाँ कहा गया है, संभवतः पाराशर स्मृति और मानसागरी में भी हो सकता है, कहा, हाँ दोनों में ही कहा गया है। कहा गया कि सप्तम का स्वामी यदि लग्न में विराजमान हो जाए तो क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो पर स्त्री के प्रति स्नेह रखता है। अब यद्यपि मैंने अपने पूर्व के चलचित्रों में ऐसा ही बताया है कि सप्तम भाव का स्वामी लग्न में विराजमान होने से अपनी स्त्री के प्रति आसक्त रहता है, तो यह भी सत्य बात है। यह संभवतः पाराशर स्मृति में इसका वर्णन है। अपनी स्त्री के प्रति तो आसक्त रहता ही है, लेकिन पर स्त्री के प्रति भी स्नेह में रत रहता है। तो ये अपने अपने चरित्र पर भी निर्भर करता है, और स्नेह के अनेकों अर्थ वर्तमान समय में हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कार्यालय आदि में जाना स्वाभाविक रहता है हम लोगों का। और यहाँ पर शनि अपने ही भाव में विराजमान होने से कोई अशुभ संकेत तो नहीं दे रहे हैं कि चरित्र अच्छा नहीं है, तो इसलिए
अपनी स्त्री में रत ये व्यक्ति रहेंगे, अपनी स्त्री में कामासक्त रहेंगे, अपनी स्त्री के प्रति थोड़ा लंपट वाला भाव रहेगा। मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, ये एक अशुभ संकेत है। अशुभ संकेत इसलिए क्योंकि ये मांगलिक योग बना रहा है। तो मांगलिक योग बनाने से स्त्री से संबंध विच्छेद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यद्यपि मंगल जहां पर गए हैं, अब देखिए विवाह का स्वामी जो चंद्रमा है वो यद्यपि लग्न भाव में है, किंतु मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और मंगल व्यय भाव में विराजमान, मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है, इसलिए जिससे इनका विवाह किया जाए उनको भी मांगलिक योग होना चाहिए। और इसी ऐसा ही कुछ मांगलिक योग हो जो सप्तम को देख रहा हो, तो वही मांगलिक योग तो वही होता है। तो ऐसा योग हो तो बहुत अच्छी बात है। तो विवाह के समय ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक बार हम माता के विषय में बोल गए कि शनि की दृष्टि भी माता पर है, तो माता के प्रति थोड़ा इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो माता सब ओर से घिर गई, इधर मंगल व्यय में पहुंच गए, इधर चतुर्थ का स्वामी व्यय में पहुंच गया, उधर शनि की क्रूर दृष्टि हो गई। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। यद्यपि गुरु हैं तो गुरु अनिष्टों का निवारण करते हैं, तथापि सावधान रहने की आवश्यकता है। षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य व्यय भाव में जाकर विराजमान हो, अष्टम भाव का स्वामी व्यय भाव में जाकर विराजमान हो जाने से आयु का ह्रास हमने बताया था। तो आयु का ह्रास, और लेकिन इनका तो शनि है, इनके लग्न का जो स्वामी है वो शनि, और शनि से तो आयु बढ़ती है, लेकिन यहाँ चंद्रमा विराजमान होने से वो आयु क्षीण करते हैं। तो यद्यपि ऐसा ना होता, ये दोनों योग ना होते चंद्रमा और मंगल वाले, तो इनकी ये जो आयु है 90-80 तक जाने वाली आयु थी, तो इनसे थोड़ी आयु का ह्रास होगा, ये ध्यान में रखने की बात है। अष्टम के बाद नवम में राहु केतु की धुरी पर नवम विराजमान है। तो नवम भाव में ध्यान में हमें ये रखना है, जिसमें कन्या राशि है, कि राहु केतु की धुरी पर होने से कुछ ना कुछ पिता के लिए कष्ट कारक है। और क्योंकि पिता के भाव का स्वामी भी व्यय भाव में और सूर्य कारक भी व्यय भाव में विराजमान होने से पिता के स्वास्थ्य में हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, और विशेष रूप से अभी 2025 चल रहा है, 2025 तक हो सकते हैं, और जब बुध की दशांतर दशा आएगी तब हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, पिता को गर्मी लगना, पिता को, अब ऐसा मत सोच लीजिएगा इनके कारण हो रहा है ये कि पुत्र हो गया इस कारण, पुत्र तो संकेत दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा इस समय में हो सकता है। तो उस समय में ऐसा खान पान रखें कि जिससे उच्च रक्तचाप न बढ़े, अधिक क्रोध न करें, अनावश्यक विषयों का चिंतन न करें, छोटी छोटी बातों के विषय में न सोचें, जीवन को सरलतापूर्वक जीने दें, अधिक संघर्षयुक्त जीवन न जिएं। तो ये कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं। सूर्य का उपाय किया जा सकता है और बुध का उपाय किया जा सकता है। सूर्य के उपाय में भगवान सूर्य नारायण को जल देना होता है, लेकिन उसमें सात्विक भाव रखना होता है, जनेऊ भी धारण करना पड़ता है। और जहाँ बात आती है बुद्ध की, तो बुद्ध में भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है, वह भी सात्विक भाव रख के करना चाहिए। तो ये सब इसके साधन है। और विशेष रूप से हमने बताया कि गर्म वस्तुओं के प्रति और जैसे भी जो भी सावधानी बरतनी चाहिए, चिकित्सीय परामर्श जो होते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अच्छा, यहाँ पर अष्टम भाव पर शनि की भी दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर होने से आयु को प्रशस्त करते हैं शनि। यद्यपि ह्रास करते हैं, 8वें भाव का ह्रास करेंगे, कुछ ना कुछ प्रतियोगिता का ह्रास करते हैं, आयु का ह्रास करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अष्टम भाव के प्रति यदि आयु की बात आती है और शनि की दृष्टि होती है तो शनि ह्रास नहीं करते। दशम भाव का स्वामी शुक्र जाकर के अगले भाव में विराजमान हो गया है। तो दशम भाव क्योंकि नौकरी या आजीविका से संबंधित भाव होता है, इसका स्वामी अगले भाव में विराजमान होने से अर्थात शुभप्रद है, लाभप्रद है, धनप्रद है,
और उसमें भी शुक्र इनका स्वामी है, वो अगले भाव में विराजमान हो गया, तो विलासितापूर्ण प्रकार से जीवन यापन करेंगे। और गुरु की भी शुभ दृष्टि यहाँ पर है, तो विलासिता रहेगी जीवन में। आजीविका के विषय में सोचना नहीं है। अष्टम एकादश भाव का स्वामी अगले भाव में, लेकिन व्यय के भाव में, वहां भी शुक्र विराजमान होने से विलासिता के साधनों से व्यापार आजीविका कर सकते हैं। खर्चा ये अधिक किया करेंगे अपनी नौकरी से, या जिससे भी खर्चा अधिक किया करेंगे, क्योंकि खर्चे में नौकरी आजीविका के भाव का, व्यापार के भाव का स्वामी चला गया है। अब द्वादश भाव है का स्वामी माता के भाव में विराजमान हो गया है, और माता के भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाके विराजमान हो गए हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन योग भी बन रहा है कि द्वादश के स्वामी चतुर्थ में और चतुर्थ के स्वामी द्वादश में। तो माता के विषय में तो बहुत ही हलचल है इनके जीवन में, और पिता के विषय में भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत सावधानियां उन्हें बरतनी, लेकिन माता के साथ इनका खेल लंबा चलने वाला है। अर्थात माता का इनका जीवन में महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा नहीं पिता का जीवन थोड़ा चलेगा, ऐसी बात नहीं है, पिता को सावधानी रखनी है। तो 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ में जाने से, व्यय के भाव का स्वामी चतुर्थ में गया, तो माता को कुछ ना कुछ हानि के संकेत यहाँ पर है। तो जब जब ये दशा अंतरदशा आएंगी गुरु की अथवा मंगल की अथवा गुरु की दशा अंतरदशा जब जब आएगी, तब तब माता को विशेष सावधानी बरतनी है। पुत्र से के प्रति अत्यधिक अपेक्षा न रखे। पुत्र से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने से आपसी मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। और गुरु तथा मंगल के उपाय आप कर सकते हैं। मंगल के उपाय के लिए हनुमान चालीसा करवा सकते हैं। 100 हनुमान चालीसा का पाठ किसी से आप करवा सकते हैं, संकल्प पूर्वक। मंदिर में करवा सकते हैं, हनुमान मंदिर में करवा सकते हैं जाकर के। और गुरु के लिए ब्राह्मणों का सम्मान करना, तो भले ही वो मंगलवार के दिन अथवा बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, अथवा भगवान विष्णु का पूजन जैसे कि सत्यनारायण भगवान आदि की कथा करवा सकते हैं। तो ये था इनके पूरे जीवन का सार। सूर्य की किन किन दशाओं में क्या क्या करना है ये आपको बता दिया। 1 2 3 4 5 6 भावों में इनके ग्रह हैं। पिछले भाव में बताया था दामिनी योग, पिछले चलचित्र में, तो इनके में भी दामिनी योग है। प्रशंसनीय व्यक्ति होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है जो उस दामिनी योग में बताया था वो इसमें पढ़ लेना, लेकिन इस कुंडली के अनुसार ही देखना उसे। तो ये है कुंडली का सार। और यदि आप भी अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विस्तार पर ये जो चल रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।